तो आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। पेपर 2 में हम लोग चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये चैप्टर 2 है, मतलब मॉड्यूल 1 का यूनिट 2। ये न्यू सिलेबस है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग पूरा ये कोर्स चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका 2025 वाला नाम है जनरल बैंकिंग ऑपरेशन। इसमें यूनिट 2 मतलब कि केवाईसी एंड एएमएल गाइडलाइंस हम लोग करने जा रहे हैं। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ये व्हाट्सएप नंबर देख लिए 9621836665। प्लीज पे मैसेज कर दिए, जिससे कि हम लोग आपसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सके और आगे कार्रवाई हो सके। सबसे पहले बात करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की, ठीक है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको डिफाइन किसमें किया गया, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 3। सेक्शन 3 किसका है, ये पीएमएलए 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जो भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए जो कि क्राइम माना जाता है या जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज से कनेक्टेड रहता है, जो कि किसी भी प्रकार का गिल्ट होता है, ऑफेंस होता है, वो कब किसमें आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब किसी भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी पैसा है उसको इधर उधर करना आप कर रहे हो तो मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम होता है बेसिकली वो उनकी, देखिए ये नहीं पूछा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जाएगा स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये है आपका, ठीक है। तीन, जैसे प्रॉफिट वो पीएलआई होता है ना आपका, उसी तरह से ये भी आता है, ठीक है। पीएलआई की तरह ये है आपका प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट जो है वो पहली स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है उसका फिजिकल डिस्पोजल किया जाता है, ठीक है। फिजिकली उस पैसे को डिस्पोज किया जाता है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो भी गलत तरीके से पैसा प्राप्त किया गया है उस प्रोसीड्स को, मतलब उस पैसे को इस तरह से कॉम्प्लेक्स लेयर्स में उलझा दिया जाता है कि उसका ऑडिट ट्रेल ना बन सके, ये ना पता चल सके कि पैसा कहाँ से आया है, और एनोनिमिटी प्रोवाइड हो, मतलब कि किसका वो पैसा है ये क्लैरिटी ना मिल पाए। तीसरा फेज होता है इंटीग्रेशन, मतलब ठीक है, प्रॉफिट वो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि उस पैसे को जो प्राप्त किया गया है उसको जो नॉर्मल इकोनॉमी है उसमें नॉर्मल फंड्स की तरह इनपुट कर देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या क्या स्टेजेस होते हैं टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए, जैसे हमने पीएलआई पढ़ लिया उसके लिए, उसी तरह से टेररिज्म के लिए भी कुछ स्टेजेस होते हैं, उनका नाम होता है आपका रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग, यूजिंग, RMSU। रेजिंग मतलब पहले पैसा रेज करना, ठीक है, फिर उसको मूव करना, फिर उसको कहीं स्टोर करना और बाद में टेररिज्म के लिए उसको फाइनेंस को यूज करना। तो दैट इज रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग, ठीक है। ये उसके स्टेजेस होगा। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे भी हम लोग को भी अच्छा लगता है। और ये बवाल बैंक की क्लासेस है यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि हम और बेहतर काम कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के, क्या को प्रिवेंट करने के लिए के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए गए हैं। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हैं, पहली बात तो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं उनको फाइनेंशियली उनको तोड़ने के लिए, ठीक है। भाई सारा काम पैसे से हो रहा है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए तो क्राइम्स रोके जा सकते हैं। दूसरा क्या है, सोसाइटी में क्राइम्स को रोकने के लिए। थर्ड है आपको इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए, ठीक है। सपोज यूपीआई पे अटैक हो जाएगा तो फाइनेंस से फर्क पड़ेगा ना, इसलिए। और चौथी चीज है जिससे कि टेररिस्ट जो है उनको भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्राप्त ना हो सके, जिससे टेररिज्म पर भी रोक लग सके। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस की बात करते हैं। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो सेक्शन 3 पीएमएलए एक्ट में डिफाइन किया गया, ये हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है वो ये कहता है कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस किए जाते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है, मतलब 7 साल से ऊपर वाले होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है पीएमएलए का। सेक्शन 4 जो पीएमएलए का है वो कहता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पनिशमेंट होगी वो बताएगा, मतलब कि 3 साल से कम की पनिशमेंट नहीं होगी और सब कितना हो सकता है, 7 साल तक हो सकता है, ठीक है। 3 से 7 साल तक, और इसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा है। इसके अलावा जो भी ऐसे इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें नारकोटिक्स, ड्रग्स या ये सब चीजें मतलब यूज हो रही हैं, ड्रग्स वगैरह, उनके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक का भी हो सकता है, 10 साल तक का, मतलब 3 से 7 साल तक नॉर्मली। मनी लॉन्ड्रिंग में बात करते हैं रिस्क परसेप्शन की। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होते हैं वो बेसिकली वो अब क्यों बनाए गए, वो इसलिए बनाए इससे कि आपको क्विक रिस्पांस मिले, आपके काम एफिशिएंटली हो सके और कन्वीनियंट मिल सके आपको काम, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल्स इसको गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। ये सब गलत तरीके से इस्तेमाल है, एक्चुअली बने तो हेल्प के लिए है ना। इसलिए कुछ प्राइमरी सोर्स होते हैं एमएल यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग,
ML यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और FT यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, तो ये सब इससे क्या क्या चीजें अफेक्टेड होती हैं? एक तो जो प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इनसे, जो कंपनी जो बैंक होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, जो प्लेस ऑफ द बैंक ब्रांच होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ वो ट्रांजेक्शन किससे कनेक्टेड उस पर फर्क पड़ता है, और कितना नेचर है वैल्यू है इस पर फर्क पड़ता है। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में खास चीजें हैं कुछ। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत जल्दी एक पेड कोर्स लाने वाले हैं जो बहुत रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल होने वाला है, उसी के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। तभी मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि इस पर व्हाट्सएप करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको स्पेशल कूपन कोड दिया जा सके और दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेजर्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग, क्या कैसे रिस्क मिटिगेट करना है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये देख लीजिए क्या क्या मेजर्स होते हैं। ऑब्लिगेशन अंडर PMLA रिक्वायर्स द बैंक्स टू मिटिगेट MLFF टास्क। ठीक है, बैंक्स को बोला गया है कि उन्हें अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो क्या करना है उन्हें जिससे भी वो जिस भी कस्टमर के साथ फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हैं उनको उन्हें नो करना है, मतलब जानना है। नो मतलब NO वाला नहीं, KNO, मतलब दे नीड टू नो देयर कस्टमर, जो कि क्या बोलते हैं नो योर कस्टमर KYC पॉलिसी होती है, वो इसी के अंतर्गत है। साथ ही साथ जो भी उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटीज लगेंगी उसे वो FIUND यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको प्रोसीजर्स के हिसाब से इन्फॉर्म करना है। जो भी लॉज और गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। साथ ही साथ अपने स्टाफ को KYC, AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, नो योर कस्टमर, इन सब में ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि क्रिमिनल्स के लिए बैंक्स को यूटिलाइज करना मुश्किल बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं नो योर कस्टमर पॉलिसी क्या होती है। नो योर कस्टमर पॉलिसी क्या होती है, आप लोग ऑलरेडी बैंक में हैं, आप लोग को बहुत पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नो योर कस्टमर पॉलिसी बेसिकली कब आई थी? ये आई थी 2002 में। ठीक है, KYC पॉलिसी RBI लाए थे गाइडलाइन 2002 में। इससे पहले क्या होता है कि जो नए कस्टमर्स थे उनको या तो पुराने कस्टमर ही जो थे वो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स जो थे या तो वो लोग इंट्रोड्यूस करते थे, या फिर बैंक का जो स्टाफ होता था वो जिसको जानते थे वही लोग बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब एक चेन टाइप चलती थी। उसके बाद अब बात करते हैं कस्टमर डेफिनेशन की। कस्टमर डेफिनेशन बताई गई है, किसमें बताई गई है? ये बताई गई KYC नॉर्म सेक्शन 2HA में बताई गई है, PMLA में, जिसमें बताया गया है कोई भी ऐसा क्लाइंट का मतलब वो पर्सन जो कि बैंक के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है, वो या उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्लाइंट या कस्टमर कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए KYC संबंधित मास्टर डायरेक्शंस कब आए थे? 2016 में आए थे, जिसमें कस्टमर्स को डिफाइन किया गया था। A customer from KYC norms perspective differs in the traditional meaning of customer। KYC norms की अगर बात हो रही है तो वहाँ एक कस्टमर की अलग डेफिनेशन और नॉर्मल कस्टमर एक अलग कस्टमर होता है। मतलब क्या है कि वो पर्सन जिसका नाम किसी भी डीलिंग में या जिसके बिहाफ पे कोई भी काम किया जा रहा है वो एक्चुअली वो पर्सन या उसका कोई जानने वाला जिसके माध्यम से किया है, तो वो सभी कस्टमर की रेंज में आ जाएंगे। जैसे आपने किसी को ड्राफ्ट इशू किया है तो वही कस्टमर ही तो हो गया ना, भले ही वो ड्राफ्ट आपने डायरेक्टली उसको नहीं किया है, बट वो कस्टमर माना है क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वही ले रहा है। ठीक है, इट कवर्स नॉट ओनली द अकाउंट होल्डर्स दोज कंटिन्यू रिलेशनशिप बट ऑल्सो दोज हु अवेल एनी सर्विस ऑन वन ऑफ बेसिस। वन ऑफ बेसिस मतलब कि वो कभी कभी जैसे कि ड्राफ्ट लेने आए या उन्हें कोई नेफ्ट करवाना है 50,000 से कम का, तो उन्हें अकाउंट की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्हें KYC फिर भी करनी पड़ेगी। तो ये सब कस्टमर्स की डेफिनेशन में बाद में लिए गए हैं, मास्टर गाइड्स, मास्टर डायरेक्शन आया 2016 उसके द्वारा। KYC रिक्वायरमेंट के पर्पस के लिए बैंक ने अपना जो कस्टमर सर्विस है उसको बढ़ाया है। कैसे? एक तो बैंक अकाउंट जो भी फिक्स डिपॉजिट वाले होंगे उन सबको KYC करवाना है। क्रेडिट फैसिलिटीज नॉन फंड बेस्ड जो होंगी उनमें भी KYC होगी। रेमिटेंस फैसिलिटी नेफ्ट वगैरह होगा उसमें भी होगी। डीमैट अकाउंट के लिए भी आपको KYC करवानी पड़ेगी। ठीक है, PPF अकाउंट के लिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इंश्योरेंस रहेगा, सबके लिए आपको कुल मिला के KYC करवानी है। ठीक है, कोई भी आप रिसीव करोगे रेमिटेंस या पे आउट्स तो उसके लिए भी KYC होनी है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस नंबर 9621836665 इस पर प्लीज मैसेज करिए, जिससे कि आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकें और आपको जो स्पेशल कोर्स आने वाला है उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त हो सके। ऑल्सो रिक्वेस्ट कि प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ, इसके अलावा कुछ और लोगों को भी कस्टमर माना गया। कौन? जो बेनिफिशियल ओनर्स होंगे, मतलब मैंने कहा ना किसी के माध्यम से कोई काम करा रहा है, किसी के बिहाफ पर कोई ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी हो रहा है तो भी वो कस्टमर माना जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल इंटरमीडिएट वगैरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो सब भी बेनिफिशियरीज हैं ट्रांजेक्शन को, तो उनको भी कस्टमर की श्रेणी में लिया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बताया गया कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताया गया है? रिस्क मैनेजमेंट में कहा गया पहले तो रिस्क बेस्ड अप्रोच, फिर रिस्क असेसमेंट और फिर कस्टमर रिस्क। ठीक है, बैंक को एक रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से एक पॉलिसी बनानी होगी जिससे कि वो रिस्क को मिटिगेट कर सकें और मैनेज कर
कर सकें। रिस्क असेसमेंट के लिए कहा गया है कि बैंक को ML और TF यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क के हिसाब से रिस्क असेस करना होगा अपनी प्रोडक्ट में सर्विसेज के लिए, कहाँ वो काम कर रहे हैं, कहाँ उनकी ब्रांच है, क्या लोकेशन है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस कैसी है, किन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, कैसा क्या उनका काम है, कितना कस्टमर को वो सर्व करते हैं, उस सब साइज पे डिपेंड करेगा उन्हें अपना रिस्क असेसमेंट करने के लिए। और फिर इसका लास्ट कहा गया है कस्टमर्स को कैटेगराइज करते हैं हाई, मीडियम और लो रिस्क में। ठीक है, ये तो आपके बैंक में भी होता होगा तो आपको आइडिया होगा इसका। हाई, मीडियम और लो में कस्टमर्स को रिकग्नाइज करते हैं, उसी हिसाब से उनकी केवाईसी रिपीटेड होती है कि 10 साल में है कि 2 साल में है कि 1 साल में, वो डिपेंड करता है। जो रिस्क परसेप्शन होगा वो टर्म्स ऑफ नेचर में क्लियरली डिफाइन होगा। जो भी क्लाइंट्स होंगे उनका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उनका कितना टर्नओवर है, उनका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस क्या। अब कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी केवाईसी क्या हो जाएगी, हाई रिस्क में आ जाएगा वो। फिर रोल ऑफ अदर फंक्शंस में कहा गया है कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क बनाना होगा बैंक्स को, जिसमें सारे सिस्टम, सारी कंट्रोल, सारी चीजें मेंशन होगी। सारा कंप्लायंस जो केवाईसी ML पॉलिसी का होगा वो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा। जो नई टेक्नोलॉजीज धीमे धीमे बैंक्स में आ रही हैं उसके हिसाब से भी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से भी बैंक को आगे बढ़ना होगा और उन प्रोडक्ट के हिसाब से भी केवाईसी नॉर्म्स को प्लस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को फॉलो करना होगा। स्टाफ हायरिंग में स्पेशल ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि स्टाफ हायरिंग, जो स्टाफ होता है वो बहुत मतलब उसके पास एक्सेस होती है सिस्टम की, तो इसीलिए ये देखना होगा कि जब स्टाफ हायरिंग करें तो उनका प्रॉपर FIU जांच वगैरह उनकी करवाई जाए, और ये नहीं कि हर किसी को एक्सेस दी जाए सिस्टम की, जिससे कि वो रिस्क उस मतलब स्टाफ संबंधी रिस्क है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं FATF यानी फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स की। उसके पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग ये इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। एंड ये है आपका 9621836665, इस पर तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए जिससे कि आपको टेलीग्राम लिंक से जोड़ा जा सके, और साथ ही साथ जो नया कोर्स आ रहा है उसके लिए आपको स्पेशल कूपन कोड दिया जा सके। अच्छा, फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स की अब बात करते हैं। तो FATF में क्या रिकमेंडेशन होता है? FATF होता क्या, देखिए जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि आता नहीं है कि जैसे कि गवर्नमेंट, ज्यादातर वैसे पाकिस्तान में तो बहुत लगता है, उनके कुछ वो हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि उसमें FATF लिस्ट में डाल दिया जाता है, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, तो ये सब किया जा सकता है। ठीक है, तो वो बहुत होता है, तो वो कौन करता है? FATF करता है। FATF एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लीजिए जिसका काम है टेररिज्म एक्टिविटीज या मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनको मार्क करना, जिससे कि उनको उनके फंड्स को कट ऑफ किया जा सके। तो FATF रिकमेंडेशंस जो हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होते हैं। FATF का काम है किसको कॉम्बैट करना? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिज्म फाइनेंस को रोकना। और FATF क्या करता है? फाइनेंसिंग जो प्रोलिफरेशन भी करता है, ठीक है, फाइनेंसिंग का। इसके साथ ही साथ ये कॉम्प्रेसिव सेट ऑफ मेजर्स देता है जिससे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो उनको रोका जा सके, और प्रिवेंटिव मेजर्स हो सके। एक बार पैसा पहुंच गया तब तो फिर अटैक हो ही जाएगा ना, तो उससे पैसा पहुंचने से पहले ही ये लोग मतलब प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। फरवरी 16 2012 में FATF ने कुछ रिकमेंडेशन इशू किए थे, जिसके हिसाब से उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है ये देखते हैं। पहला तो कहा उन्होंने कि रिस्क बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो उन्होंने कहा कि रिस्क बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जिससे कि AML और CFT, ठीक है, कॉम्बैटिंग CFT मतलब कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म, ठीक है, इन सब के लिए काम करने को कहा। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए कहा है। कंट्रीज को दिस वुड अलाउ कंट्रीज टू अडॉप्ट एन इफेक्टिव है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स उन्हें प्रोवाइड किए उसके हिसाब से कंट्रीज काम करेंगी तो एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार होगा और इन चीजों को करना आसान हो सकेगा। जो भी टैक्स ऑफेंसेस होंगे उनको वो भी पकड़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो भी हो रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको और FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को इन्होंने और पावर दी है, जिसके ये इंटरनेशनल कॉपरेशन प्राप्त करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की डेफिनेशन को उन्होंने और ब्रॉड कर दिया है, जो इसमें अब डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन भी आने लगे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं वो भी आने लगे हैं, ठीक है। जो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ग्रुप है उसका सुपरविजन भी इलेबोरेट कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया और एनहांस कर दिया है। जो वायर ट्रांसफर्स हैं उनको भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। वायर ट्रांसफर मतलब जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स जो होते हैं ना, जैसे यहाँ से नेपाल भेजा या आपने स्विफ्ट का ट्रांसफर, तो उसमें उसको वायर ट्रांसफर्स में लाते हैं उनको। साथ ही साथ नए स्टैंडर्ड्स इन्होंने डिसाइड किए हैं, जिससे कि जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह लग रहे हैं ना, या जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो भी हथियार वगैरह खरीदे बेचे जा रहे हैं उन सब पर भी रोक लगाई जा सके, ठीक है, जो नंबर 2 में हो रहा है। बाकी US बेच रहा है तो सब ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अब आगे हम लोग FATF आइडेंटिफाइड जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको डिस्कस करने से पहले
आई रिक्वेस्ट कि फिर से आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए बवाल बैंकिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, ठीक है। FATF issues statements of countries that do not insufficiently apply for FATF recommendation। FATF जो है वो हर 4 महीने में एक तरीके से ये चीज इन्फॉर्म करता है, ठीक है, मतलब ये लिस्ट रिवाइज करता है। जो भी कंट्रीज हैं जो कि FATF के लिए हिसाब से काम नहीं है तो वो लिस्ट अब हर 4 महीने में रिवाइज हो रही है। बैंक को जो भी रिस्क इससे AML उसके थ्रू अराइज हो रहे हैं उनको अपने जुरिस्डिक्शंस के हिसाब से इंक्लूड करना होता है उसमें, ठीक है, जिससे कि लिस्ट वो अपडेट होती रहे कि उसमें नए लोग कौन से जुड़े हैं उस गलत लिस्ट में, ठीक है। स्पेशल अटेंशन शैल बी गिवन टू बिजनेस रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस विद पर्सन्स इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ऑन इन दीज कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वगैरह से, ठीक है, उसके साथ जो भी डील्स हो रही है तो उन पर स्पेशली नजर रखी जाती है। जो लेजिटिमेट ट्रेड और बिजनेस है उनसे फर्क नहीं पड़ता बट अदर से फर्क पड़ता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी पर्सन के साथ, चाहे वो लीगल पर्सन हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या अदर कंट्रीज के हो, उनके रिटन फाइंडिंग्स को वेरीफाई करते हैं और RBI वगैरह इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है, ये बताया गया है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए जिससे कि हम लोग जुड़ सकें एक दूसरे से। बात करते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक की। करस्पॉन्डेंट बैंक को कैसे डिफाइन किया गया है? करस्पॉन्डेंट बैंक को डिफाइन किया गया जनरल टर्म्स में एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा समझिए जो अपने उस डिपॉजिट को होल्ड करते हैं। मतलब कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कैन बी डिफाइंड इन जनरल टर्म्स एज द अरेंजमेंट अंडर विच वन बैंक करस्पॉन्डेंट होल्ड डिपॉजिट ओन्ड बाय अदर बैंक एंड प्रोवाइड पेमेंट एंड द सर्विस टू दोस्त करस्पॉन्डेंट बैंक। मतलब एक तरह से एक बैंक के बिहाफ पे दूसरा बैंक प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट। क्यों? जैसे हम अकाउंट रखते हैं दूसरे बैंक में, वैसे बैंक्स भी एक दूसरी जगह पे अकाउंट रखते हैं, ये बताया गया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग जो है वो बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करती है, ट्रैवल और टूरिज्म में हेल्प करती है। टूरिज्म बोला, टेररिज्म नहीं बोला है। साथ ही साथ जो इसकी एक्टिविटीज होती हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा भी देखी जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट लेवल AML और CFT के डिफरेंट लेवल होते हैं। PLI हमने पढ़ा था ना, इसमें लेयरिंग इंटीग्रेशन वो सब पढ़ा था ना हमने, इसीलिए बैंक्स के पास जो भी करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप होती है उनके लिए उन्हें स्पेशल पॉलिसी बनानी होती है, ये बताया गया। बैंक से पॉलिसी होनी चाहिए, जो पॉलिसी होगी उसमें सारी कंडीशंस मेंशन रहेंगी। इसके अलावा ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप जो भी होगी वो किसी भी शेल बैंक के साथ नहीं हो सकती। मतलब ये जो हवा में जो बैंक होते हैं, पनामा वाले शेल बैंक, उनके साथ नहीं हो सकती, ये बताया गया, ठीक है। प्रॉपर लेजिटिमेट आइडेंटिटी के साथ ही आप शेल करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कर सकते हैं। बैंक्स को जो है करस्पॉन्डेंट बैंक की लोकेशन इन सबका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज कोई बैंक है जो इंडिया में है, वो फॉरेन में नहीं, लेकिन उसे फॉरेन में कोई डील करनी है तो उसको किसी फॉरेन के बैंक के साथ करस्पॉन्डेंटली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन लोकेशन देखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जिस बैंक के साथ में डील करिए वो FATF की लिस्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग बताया गया है कि कैसे रिपोर्टिंग होगी FATF और CRS में, ये बताया गया है। जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस यानी फटका बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, इसके अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो US अकाउंट्स के हिसाब से उसको रिपोर्ट करेंगे US इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज में। इनकम टैक्स रूल्स भी अप्लाई होंगे तो इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी में भी रिपोर्ट करना है। बैंक्स को रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। बैंक्स को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देनी है। मंथली रिपोर्ट्स देनी है, मंथली रिपोर्ट देनी है और उसके बाद 4 रिपोर्ट्स और देनी है, ठीक है, जो हर महीने की 15th को दी जाएंगी, 15 तारीख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, आप लोग भी भेजते होंगे, आपको पता होगा। एक तो CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, CTR STR सुना नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो वो बताना होता है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर तो वो रिपोर्ट करना है। NTI नॉन प्रॉफिट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और काउंटरफीट करेंसी, ये सारी चीजें इन्हें रिपोर्ट करनी होती हैं। इसके अलावा STR यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी इन्हें रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। With this, we have come to an end. I hope you like the session. Do like, share, subscribe, and also request you to please give us a hi on 96218 366665. Okay, so that we can connect over Telegram. Thank you so much for your valuable time.